नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूर्व में आए हुए प्रश्न। तो चलिए, 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग पहली वीडियो में देख चुके थे इकोनॉमिक्स से भारतीय अर्थव्यवस्था के, और ये 26 नंबर क्वेश्चन से शुरू करना है। इसको आज ख़त्म कर देना है। तो आंसर करिए फटाफट। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है, बताइए। इकाई लागत प्रतिशतता कितना प्रतिशत या अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है। तो इसमें जो है अंबेडकर विशेष रोजगार योजना में 25% या अधिकतम 7,500। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये राजस्व लेखपाल 2015 के क्वेश्चन था। ये अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता धनराशि क्रमशः 25% तथा 7,500 रुपये है। 11 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इस योजना का नाम परिवर्तन कर बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना रखा जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही SC/ST दिव्यांग को 35% अनुदान अथवा अधिकतम 70,000 रुपये तथा सामान्य जाति को 25% अथवा अधिकतम 50,000 रुपये, जो भी कम हो तक ऋण अनुदान दिया जाएगा। तो SC/ST और दिव्यांग को 35% हो गया है 2019 में, क्योंकि ये प्रश्न जो था 2015 का था, इसलिए 2015 के अनुसार 25% या 750 था। लेकिन 2019 के बाद जो है इसको संशोधित कर दिया गया। SC/ST और दिव्यांग को 35% या 70,000 जो भी कम हो, और तथा सामान्य जाति को 25% अथवा 50,000 जो भी कम हो तक ऋण दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, ये द्वितीय पाली में भी पूछा गया था, वो प्रथम पाली में पूछा गया था, वही प्रश्न द्वितीय पाली में पूछा गया। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत से कम नहीं होनी चाहिए। परियोजना की इकाई लागत कितने से कम नहीं होनी चाहिए, बताइए। तो ये 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये टिपिकल प्रश्न पूछ रहा है। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की औसत इकाई लागत 80,000 रुपये से अधिक भी हो सकती है, परंतु 50,000 रुपये से कम नहीं होगी। परंतु 50,000 रुपये से कम नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसर में या उनके चारों घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए, बताइए। कितने लीटर आदमी के लिए पेयजल उपलब्ध होना चाहिए, बताइए, प्रतिदिन। तो ये है 70 लीटर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 2022 तक राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 50 मीटर दूरी से कम दूरी पर 50 मीटर की
दूरी से कम दूरी पर आपको 70 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जल उपलब्ध होना चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, ये तो मैं आपको इसका पूरा नाम ही बता दिया। SGSY का पूर्ण रूप क्या है बताइए। SGSY का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना SGSY, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इकाई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इकाई ग्रामीण क्षेत्र में गरीब अथवा आय रहित व्यक्तियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने से संबंधित यह योजना एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई। जून 2000 में इस योजना का पुनर्नामकरण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन किया गया। नवंबर 2015 में इसका नामकरण दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। तो शुरू में इसको जाना जाता था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये शुरू कब की गई थी? 1 अप्रैल 1999 को। इसका नाम 2011 में बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया और फिर 2015 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसमें डे जोड़ दिया गया। डे NRLM में डे जोड़ दिया गया। तो ये है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये शुरू कब हुई थी? 1999 में। 1 अप्रैल 1999 याद रखेंगे आप लोग, पूछ लेगा आपसे। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना तथा और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। तो ये जो अब्दुल कलाम द्वारा ये विचार रखा गया था, पूरा का विचार जो है प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटी टू रूरल एरियाज, प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज टू रूरल एरियाज, पूरा का फुल फॉर्म होता है ये। इसमें ये था कि जो शहरों में आधारभूत संरचनाएं हैं उनको गांव में भी प्रोवाइड किया जाए, इसका कंसेप्ट ये था पूरा का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान, पूरा नामक योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। पूरा योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण शहरी अंतर को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका अवसरों एवं शहरी सुविधाओं की व्यवस्था करना है। आजीविका अवसरों एवं शहरी सुविधाओं की व्यवस्था करना है। तो ये अब्दुल कलाम द्वारा सोचा गया विचार था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इंदिरा आवास योजना जो कि केंद्र समर्थित योजना है, का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? इंदिरा आवास योजना में केंद्र और राज्य सरकार की सहभागिता कितनी है ये बताइए।
तो इसमें जो है 2 होता है। जैसे जो सामान्य राज्य हैं वहाँ पर 75 और 25 का अनुपात होता है, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे उधर के राज्य थोड़ा सा गरीब माने जाते हैं, तो उधर जो रेशियो है 90-10 का है। तो अगर सामान्य पर मारे तो ये 75-25 का हो जाएगा, और पूर्वोत्तर के हिसाब से मारें तो ये हो जाएगा 90-10 हो जाएगा। तो इसमें अब एग्जाम में रहता तो कोई एक ही ऑप्शन टिक करते, लेकिन यहाँ पर बी और डी दोनों ऑप्शन को मान करके चल रहा है। और उसका कारण यही है कि जो सामान्य राज्य से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसमें जो इसका रेशियो है इंदिरा आवास योजना में 75% जो है केंद्र सरकार देती है और 25% राज्य सरकार देती है। जबकि पूर्वोत्तर के राज्यों में चले जाएंगे, पूर्वोत्तर के राज्यों में सिक्किम को छोड़कर ये सब एक्सप्लेनेशन में आपको मिल जाएगा। सिक्किम को छोड़कर तो उसमें जो 90-10 का रेशियो होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न काल में इंदिरा आवास योजना में लागत का वहन केंद्र और राज्य, पूर्वोत्तर राज्य और सिक्किम को छोड़कर 75-25 में, तथा केंद्र तथा पूर्वोत्तर राज्य तथा सिक्किम के मध्य 90-10 में होता है। यहाँ पर सिक्किम यहाँ पर नहीं छोड़ा जाएगा, सिक्किम ये इसमें छोड़ा जाएगा। यहाँ पर मैंने राज्यों में सिक्किम को छोड़ दीजिए। यहाँ पर छोड़ दीजिए। अब चलिए आगे देखिए। यहाँ पर केंद्र एवं पूर्वोत्तर राज्य तथा सिक्किम के मध्य 90-10 में होता है। 1 अप्रैल 2016 से इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पुनर्गठित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत लागत का वहन केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच मैदानी क्षेत्रों में 60-40, पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्रों में राज्यों में 90-10 के आधार पर किया जाएगा। इसमें इकाई सहायता मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रुपये से बढ़कर 1,20,000 रुपये तथा पर्वतीय राज्यों दुर्गम क्षेत्रों में 75,000 से बढ़ के 1,30,000 रुपये कर दी गई है। तो ये जो बता रहा है कि 2016 में जो है इसमें जो है संशोधन कर दिया गया है। तो सामान्य रूप से जो है 1,20,000 रुपये और पर्वतीय तथा दुर्गम क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये अब दिया जा रहा है। और इसमें जो ये सहभागिता जो है 75 और 25 केंद्र और राज्य हो गया, और ये जो 90-10 हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मनरेगा जिसको कहते हैं, मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात है। तो अब मनरेगा में बताना है कि केंद्र और राज्य का क्या क्या अनुपात होगा। तो मनरेगा में जो है 75-25 का है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात 75-25 है। 75% केंद्र देगा और 25% राज्य देंगे। केंद्र हो गया और 25% राज्य। देखिए ये प्रश्न आसान दिख रहा है, लेकिन ये है कि ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने होंगे। इस प्रकार से पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए और आगे चलते हैं। 7 सितंबर 2005 को भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा लागू किया गया, जिसके अनुसार प्रति वर्ष किसी भी ग्रामीण परिवार को न्यूनतम मजदूरी देकर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है बताइए।
मनरेगा को जो शुरू किया गया था 7 सितंबर 2005 में शुरू किया गया था। इसमें जो ग्रामीण परिवारों को कम से कम 100 दिन रोजगार जो है दिया जाता है और इसी में 75% केंद्र और 25% राज्य देते हैं। इसका जो पैसा जो इसमें खर्च होता है मनरेगा में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा 2005 एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे लागू किया गया। 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 201 रुपये। उत्तर प्रदेश ये मार्च 2020 के अनुसार जो है 201 रुपये लेटेस्ट। सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी के लिए तैयार है। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नरेगा का नाम बदलकर एमजी जोड़ दिया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया। नरेगा में एमजी जोड़ दिया, महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया, कर दिया गया। तो 2005 में जो नरेगा के रूप में शुरू हुई थी, 2009 में इसका नाम बदलकर एमजी नरेगा कर दिया गया और इसमें 100 दिन रोजगार दिया जाता है और कितने रुपए प्रतिदिन, 201 रुपये। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित है कहलाती है। बताइए। गरीबी रेखा, गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित है गरीबी रेखा कहलाती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये देखिए गणना पर्यवेक्षक 2018 का क्वेश्चन है। गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित है उसे गरीबी रेखा पॉवर्टी लाइन कहते हैं। यह गरीबी रेखा भारत में गरीबी के मापन के लिए एक बेंचमार्क का काम करती है। सारी दोस्तों, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। बताइए किसने दिया था। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, यह संबंधित है रेगनर नर्कसे से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। रेगनर नर्कसे से संबंधित ये सिद्धांत जो है निर्धनता का दुष्चक्र का सिद्धांत जो है रेगनर नर्कसे ने दिया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा रेगनर नर्कसे से संबंधित है। इस अवधारणा का मानना है कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। ए कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। कौन सी समिति गरीबी रेखा को पुनर्भाषित करने एवं इसे प्राप्त करने की सूत्र की देखरेख कर रही है। गरीबी रेखा को पुनर्भाषित करने के लिए तो अलग अलग समितियां समय समय से बनाई गई हैं कि कितने आमदनी वाले को गरीब माना जाए, कितने को वाले को न माना जाए। तो ये जो है एस तेंदुलकर समिति है। एस तेंदुलकर समिति जो है गरीबी रेखा से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा को पुनर्भाषित करने एवं इसे प्राप्त करने का सूत्र का निर्माण किया था कि लकड़वाला समिति एवं रंगराजन समिति का भी संबंध गरीबी रेखा को पुनर्भाषित करने से है। तो इसीलिए विकल्प में लकड़वाला और रंगराजन समिति नहीं दिया होता, क्योंकि तीनों एक साथ दे दो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सुरेश तेंदुलकर समिति, लकड़वाला समिति और रंगराजन समिति, ये तीनों जो है गरीबी रेखा निर्धारण करने से संबंधित हैं, ये तीनों समितियां। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 के आंसर करिए फटाफट।
हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में इतने रुपये से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। तो सुरेश तेंदुलकर बताए थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो आदमी प्रतिदिन 32 रुपया खर्च करता है उसे गरीब नहीं माना जाएगा। और शहरी क्षेत्रों में कितना था? 47 रुपये, क्योंकि शहर में थोड़ा सा माने महंगाई रहती है, तो इसलिए सी रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जो आदमी 32 रुपया खर्च करता है उसे गरीब नहीं माना जाएगा। सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये से अधिक तथा शहरी क्षेत्रों में 47 रुपये से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निव्वल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निव्वल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है। बताइए। सकल राष्ट्रीय आय जो है निव्वल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है। तो सकल राष्ट्रीय आय में क्या सम्मिलित होता है? पूंजी खपत भत्ता सम्मिलित होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निव्वल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें पूंजी खपत भत्ता सम्मिलित होती है। पूंजी खपत भत्ता किस में होती है? सकल राष्ट्रीय आय में। जब किसी चीज़ में कोई चीज़ जुड़ेगा तो इसका मतलब कि वो ज़्यादा होगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। इसको तो एकदम याद रखिए कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करती है, कि आदमी की आमदनी कितनी है प्रति व्यक्ति, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जो है का निर्धारण कौन करता है, गणना कौन करता है? बताइए। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है दोस्तों पर कैपिटा इनकम की निर्धारित करता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है। तो वित्तीय वर्ष भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। इसको भी आप याद रखिए। राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधियों से की जाती है। साधन लागत या आय विधि, उत्पादन विधि तथा व्यय विधि। आपकी कितनी आय है उससे भी की जाएगी, कितना उत्पादन हो रहा है उससे भी कर लिया जाएगा, कितना आप व्यय कर रहे हैं उससे भी कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर याद रखने वाली मेन बात है कि CSO करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 के आंसर करिए। बेहतर संतुलित विकास के लिए कोष प्रवाह को लक्षित किया जाता है, जिससे कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी वाले राज्य का दर्जा दिया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं? विशेष श्रेणी वाले राज्य। आप देखते हैं कि आए दिन जो है अलग अलग राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त करने के लिए होड़ मची रहती है। अभी इस समय वर्तमान में देखे थे कि जब बिहार का चुनाव हो रहा था उस समय मोदी जी बोले थे कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो इसमें से कौन कौन सा राज्य जो है विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त हैं? तो मैं जो कह रहा हूँ कि बिहार मांग कर रहा था, इसका मतलब कि बिहार को अभी नहीं दिया गया है। तो 3 किस्में कट कर दीजिए। ये तो 2 ऑप्शन ऐसे ही ख़त्म हो गए। अब देखिए कौन कौन से। उत्तराखंड को प्राप्त है क्योंकि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर को भी प्राप्त है, ये भी पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र है। और हिमाचल प्रदेश को प्राप्त है। तो 2, 4, 5 ऑप्शन बी में है। इन तीनों को जो है पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण इनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। चलिए आगे चलते हैं।
विशेष श्रेणी वाले राज्य की अवधारणा की पहली बार वर्ष 1969 में वित्त आयोग के द्वारा पेश किया गया। प्रारंभ में 3 राज्यों असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को यह दर्जा दिया गया। सबसे पहली बार जब 1969 में यह वित्त आयोग पेश किया तो 3 राज्यों असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को यह दर्जा दिया। तो उन 3 राज्यों को तो हमेशा रहेगा ही। बाद में इस श्रेणी में 8 और राज्य शामिल हो गए जो इस प्रकार से हैं: अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। खासतौर से पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख निर्मित किए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर को बांट करके 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिए गए हैं। तो ये 8 दिए गए थे तो अब 7 हो गए। 7 और 3 10। तो खास तौर से देखा जा रहा है कि इसमें जो है पूर्वोत्तर भारत के राज्य सम्मिलित हैं। और इस तरह से देख लीजिए तो उत्तराखंड हो गया एक इधर, और बस उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश 2 जो हैं ये पहाड़ी क्षेत्र हो गए और बाकी को पूर्वोत्तर वाले हैं। विशेष राज्य की धारणा, और विशेष राज्य की अवधारणा 1969 में शुरू की जा रही है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। वर्ष 14-15 की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 15-16 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? साल भर में पूछ रहा है कि 14-15 में लोगों की जितनी आय थी 15-16 में कितने प्रतिशत बढ़ गई? तो ये बढ़ी थी 7.4%, 7.4%, 7.4%। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए एक लंबा चिट्ठा दिया हुआ है। 14-15 की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय 15-16 में 7.4% की वृद्धि हुई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 14-15 प्रति व्यक्ति आय 86,000 इतने रुपए थी। बताइए, ये भारत का दुर्भाग्य है कि दिखा रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय 86,000 रुपये 647 दिखा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि भारत का कुल पैसा जो है का 50% से ज़्यादा 3-4% लोगों के पास ही है। तो उनके पैसे को भी हमारे और आपका पैसा मान करके दिखा करके और प्रति व्यक्ति आय की गणना कर दी जा रही है। माने अगर पैसे का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता तो प्रति व्यक्ति 86,647 रुपये आता पर ईयर, जो कि 15-16 में कितना हो गया देख रहे हैं यहाँ पर, बढ़ गया 94,000 रुपये हो गया। 17-18 प्राथमिक संस्थान ये 87,000 हो गया, जबकि चालू वित्त वर्ष देखिए 2020-21 में यह चालू एवं स्थिर कीमतों पर क्रमशः 1,26,000 और यहाँ पर हो गया 86,000। माने जो चालू जो है 1,26,000 हो गया और स्थिर पर कितना हो गया 86,000 हो गया। तो बता रहे हैं कि इतना इतना पैसा प्रति व्यक्ति है, लेकिन आदमी के पास देखेंगे तो 20 रुपये भी नहीं है। बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास पर डे खाने के लिए भी नहीं होता है, लेकिन ये इतना दिखा दे रहे हैं। 20-21 प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार यह चालू एवं स्थिर कीमतों पर क्रमशः इतने रुपये हो गया। चालू कीमत पर 1,26,000 रुपये हो गया और स्थिर कीमत पर 86,000 रुपये। चलिए, सब भारत का दुर्भाग्य है। राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है, बताइए राष्ट्रीय आय को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है NNP एट फैक्टर कास्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट।
नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, ये फैक्टर कास्ट है। चलिए, तो राष्ट्रीय आय को प्राय कहते हैं एनएनपी एट फैक्टर कास्ट। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय एनएनपी एट फैक्टर कास्ट को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं, एनएनपी एट फैक्टर कास्ट। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान प्राप्त हुआ? भारत के जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। तो जीडीपी में जो है कृषि का योगदान जो है 15.87% है, 15.87% है। जबकि आप देखेंगे तो 50% से ज़्यादा जनसंख्या जो है कृषि में लगी हुई है, लेकिन इस सेक्टर का जो है जीडीपी में योगदान कितना है? 15.87%। इसका मतलब कि हमारे यहाँ जो है खेती जो है फायदेमंद का सौदा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और ये देखिए 2019 का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट लोअर का। भारत के सकल घरेलू उत्पाद वित्तीय वर्ष 18-19 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र द्वारा कुल इतने प्रतिशत का योगदान हुआ, जबकि जीबीए में इतने प्रतिशत का योगदान है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक कृषि विकास से संबंधित नहीं है? बताइए कौन जो है कृषि विकास से संबंधित नहीं है? तो देखिए, सिंचाई, सड़कों की उपलब्धता भी जरूरी है, बीमा भी जरूरी है, लेकिन खनन जो है ये तो है उद्योग हो गया, ये जो है कृषि से संबंधित नहीं है। आगे चलते हैं। सिंचाई, परिवहन, विद्युतीकरण, भंडारण संरचना, कृषि बाजार, बीमा आदि कृषि विकास आधारित प्रमुख संरचना कारक हैं। दिए गए खनन जो है कृषि विकास आधारित संरचना नहीं, ये उद्योग हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते रहिए। कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को कितने तक बढ़ाना है? देखिए 18 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को कितने तक करना है? ये सब बस ऐसे ही आंकड़े में चलते रहता है और धरातल पर कुछ नहीं होता है। तो ये 60 बिलियन से अधिक, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। 6 दिसंबर 2008 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि निर्यात नीति 2018 की मंजूरी दे दी गई। इसके तहत 2022 तक कृषि निर्यात को मौजूदा $30 बिलियन से अधिक बढ़ाकर $60 बिलियन से अधिक करना एवं एक टिकाऊ व्यापार नीति के माध्यम से अगले कुछ वर्षों में इसे $100 अरब तक पहुंचाना है। अभी वर्तमान में 30 थी 2018 में, और ये कह रहे हैं कि 2022 तक जो है कितना करेंगे? 60 कर देंगे और आगे जो है 100 कर देंगे। बताइए, मौखिक कहने से कुछ तो होता नहीं है। 2022 तो आ गया, कुछ हुआ नहीं। कृषि निर्यात नीति के तहत जो है कृषि निर्यात को मौजूदा $30 बिलियन से बढ़ाकर $60 बिलियन करने की बात कही गई है 2022 तक। चलिए आगे चलते हैं। 19-20 में विपणन के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल है, ये पूछा जाता है। गेहूं, धान और इन सब चीज़ों का, खासतौर से गेहूं धान का पूछा जाता है कि समर्थन मूल्य कितना है। तो बताइए।
गेहूं का समर्थन मूल्य कितना था? गेहूं का समर्थन मूल्य जो है 19-20 में 1840 रुपये। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एमएसपी, इसी एमएसपी के लिए तो दिल्ली में धरना हो रहा है कि भैया इतने से कम पर गेहूं ना कोई बेचे और सरकार इतने पर खरीदे। चलिए आगे चलते हैं। 19-20 में विपणन के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, 1840 रुपये प्रति क्विंटल है। यह गेहूं की उत्पादन लागत इतने रुपये प्रति क्विंटल की तुलना में इतने प्रतिशत रिटर्न देती है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 21-22 के रबी विपणन हेतु 1975 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। तो अब जो है आप छोड़ दीजिए, 1840 था, अब कितना हो गया? 1975 रुपये हो गया है। इसको याद रखिए, आपसे पूछेगा 21-22 के लिए रबी फसल का में गेहूं का विपणन मूल्य जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 1975 रुपये हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जाती हैं? बताइए। एमएसपी के अंतर्गत जो है कितनी फसलें शामिल की जाती हैं, ये बताना है। तो ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। कुछ संस्थाएं 22 कह रही हैं, कुछ 25 कह रही हैं, लेकिन 25 तो ऑप्शन में नहीं है। इसमें क्या कर सकते हैं बताइए? तो एग्ज़ाम में 22 टिक कर दीजिएगा, लेकिन भाई क्योंकि वहाँ पर तो आपके पास अदर कोई विकल्प नहीं कि 2 आंसर दे पाएँ आप। चलिए एक्सप्लेनेशन में देखेंगे हम लोग, स्टार करके इसीलिए आंसर दिया हुआ है। कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इस संस्था द्वारा कुल 22 और सरकार द्वारा कुल 25 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ने के उचित तथा पारिश्रमिक मूल्य। गन्ना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होता, गन्ना के लिए एफआरपी होता है, फेयर एंड रेम्यूनरेटरी प्राइस होता है। उचित और पारिश्रमिक मूल्य की सिफारिश की जाती है। तो सबसे पहले देखिए, आपसे ये प्रश्न पूछता है कि एमएसपी की सिफारिश निर्धारण कौन करता है? एमएसपी का निर्धारण वर्तमान में कौन करता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। ये वर्तमान में इसका नाम है। 1965 में जो है इसका नाम था कृषि मूल्य आयोग। 1985 में इसका नाम बदल करके कृषि मूल्य और लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। और गन्ने के लिए क्या किया जाता है? एफआरपी दिया जाता है, फेयर एंड रेम्यूनरेटरी प्राइस दिया जाता है। तो जो कृषि मूल्य और लागत आयोग के साइट पर 22 दिखा रहा है, लेकिन भारत सरकार 25 कर रही है, वही इसमें डिस्प्यूट है। चलिए, तो प्रश्न आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में, इसका नाम बदलकर 1985 में कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। और गन्ने के लिए एफआरपी होता है। गन्ना जो है एमएसपी में शामिल नहीं होगा। अभी आपको ऑप्शन में दे देगा कि इसमें से किसके लिए एमएसपी नहीं निर्धारित की जाती है, तो गन्ना हो जाएगा उसका आंसर। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है था? बताइए। स्पेशल एग्रीकल्चर जोन, बताइए। स्पेशल एग्रीकल्चर जोन स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? तो ये था उत्तराखंड। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 2018 का एक क्वेश्चन है। वर्ष 2011 में उत्तराखंड विशेष कृषि क्षेत्र SAZ, अभी आपसे यही पूछ लेगा ऑप्शन में कि सेज का फुल फॉर्म बताइए, स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने फरवरी 2020 में घोषणा की कि वह कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र
पी यहाँ पर जुड़ गया, पी सेज के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो ये तमिलनाडु में है कावेरी डेल्टा, सेज और पी सेज। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बोले हैं अभी 2020 में कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र को प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन घोषित किया जाएगा। भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है? देखिए, मैं आपको बताया था, अभी हम लोग देखे थे कि कृषि जीडीपी में 15.87% योगदान देती है, लेकिन भारत की कितनी जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है, यहाँ पर ये आपको बताना है। तो ये है लगभग 49%, और 49% वाला रेंज जो किस में आ रहा है देख रहे, इनके बीच में आ जाएगा 49%। 45 से 55% के बीच जनसंख्या जो है भारत की कृषि पर आधारित है, लेकिन जबकि देश की जीडीपी में इसका योगदान की बात आती है तो ये हो जाता है 15.7%। बताइए, जब इतनी जनसंख्या, तो इसका मतलब कि कृषि से जुड़े हुए लोगों का आमदनी कम है। ये देखिए, युवा कल्याण विकास दल अधिकारी 2018 का ये क्वेश्चन है। भारत की आर्थिक समीक्षा 17-18 के अनुसार देश की आबादी का लगभग 49% कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करता है। 18-19 में जीबीए में कृषि की भागीदारी 16.1% थी। जीबीए में 16.1% थी और जीडीपी में 15.87%। तो याद रखिए ये। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट क्या है? राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? तो राष्ट्रीय कृषि बाजार जो है कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है। कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है, जहाँ पर किसान जाकर अपना फसल बेच सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए, ये भी युवा कल्याण अधिकारी का पेपर है। कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच। राष्ट्रीय कृषि बाजार भारत में कृषि वस्तुओं के लिए ऑनलाइन व्यापार मंच है, जो किसानों, व्यापारियों, खरीदारों को वस्तुओं के ऑनलाइन व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। इसकी शुरुआत 2016 में हुई है। NAM की शुरुआत जो है नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट की शुरुआत NAM की शुरुआत जो है 2016 में हुई है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान है लगभग, बताइए, अब आ गया ना। कृषि का योगदान जो देखा जा रहा है कि कृषि में लगभग 49% व्यक्ति जो है भारत की जनसंख्या का लगे हुए हैं, लेकिन जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है बताइए। अभी हम लोग देखे थे 15%, तो इसका ये आंसर टिक किया जा सकता है, ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। स्टार करके दिया, कुछ बताएगा। कृषि क्षेत्र में देश की लगभग आधी 49% श्रम शक्ति कार्यरत है, जबकि जीडीपी में इसका योगदान इतना प्रतिशत है। सुधार हुआ है, मैंने अलग अलग डाटा है। 15-16 चालू वित्तीय वर्ष में आई 15-4% स्थिर मूल्यों पर, चालू कीमतों पर इतना और स्थिर मूल्यों पर इतना। 1950 के दशक में जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 50% था। जब देश आज़ाद हुआ उस समय कृषि बूम पर था। इसका जीडीपी में योगदान कितना था? 50% था। आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार जीवों में एवं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में हिस्सा इतना है। जीबीए में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान है, औद्योगिक क्षेत्र का इतना तथा सेवा क्षेत्र का इतना है। तो देख लीजिए,
सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे ज़्यादा है 54.3%। उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र हो गया, उसके बाद तो सर्विस सेक्टर में कौन कौन आ गया, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया। ये जो सर्विस सेक्टर वाला है, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गई, सॉफ्टवेयर कंपनीज भी तो कुछ आपको देती नहीं है, वो भी तो सर्विस ही प्रोवाइड करती हैं। तो आईटी कंपनीज, तो सेवा क्षेत्र का योगदान जो है 54.3%, और ये लेटेस्ट डाटा है। औद्योगिक क्षेत्र का 29.6% और कृषि क्षेत्र का 16.1%। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कितनी प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की जीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है, बताइए। तो कितने प्रतिशत का, 49% का, और 49% के आसपास कुछ दिया है, कुछ नहीं है। तो अब परीक्षा में क्या करेंगे आप, परीक्षा में मिनिमम लगा सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न जो है स्टार आंसर लायक है। ऐसे न जाने प्रश्न कैसे बना देते हैं एग्जामिनर। यहाँ पर भी लिख दिया कि उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखिए। ये खुद कह रहा है कि हम पहले बता चुके हैं 49% है, तो भाई क्यों फिर यहाँ पर माथापच्ची करें। वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया। पहली बार एमएसपी जो है किसके लिए घोषित किया गया। हम लोग देखे थे कि कृषि लागत आयोग 1965 में बना था, इसका नाम बदल गया था 1985 में, यही ना हुआ था, कृषि लागत आयोग, और फिर यहाँ पर कृषि मूल्य और लागत आयोग हो गया। तो वही कह रहा है कि 1965 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार किसके लिए घोषित किया था, एमएसपी। तो पहली बार एमएसपी जो घोषित किया गया था वो धान के लिए किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। चलिए आगे चलते हैं। 1965 में पैडी की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया। पहले एमएसपी के लिए गठित सीएसीपी, ये कृषि लागत और मूल्य आयोग को अंग्रेजी में सीएसीपी कहते हैं, के अध्यक्ष प्रोफेसर एमएल दंतवाला थे। एमएल दंतवाला पहले एमएसपी के लिए गठित समिति के अध्यक्ष जो है प्रोफेसर एमएल दंतवाला थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी दाल न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं है, बताइए। कौन सी दाल जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं है। तो दिए गए विकल्प में सभी विकल्प जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत हैं। इसका आंसर जो है स्टार करके दे रहा है। तो अरहर भी है, मसूर भी है, उड़द भी है, मूंग भी है। चलिए एक्सप्लेनेशन में क्लियर होगा। प्रश्नगत विकल्प में शामिल सभी दालें अरहर, उड़द, मूंग और मसूर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत शामिल। उपरोक्त में से कोई विकल्प सत्य नहीं है। एमएसपी की घोषणा सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइसेज, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइसेज की अनुशंसा पर की जाती है। कृषि लागत एवं कीमत आयोग 23 फसलों, देखिए 23 फसलों, 22 एमएसपी और एक का एफआरपी, गन्ना के लिए एफआरपी के मूल्यों की अनुशंसा करती है। इसके अलावा सरकार द्वारा 2 अन्य फसलों तोरिया और छिले हुए नारियल के एमएसपी की घोषणा की जाती है। वर्तमान में सरकार द्वारा कुल 25 फसलों के एमएसपी की घोषणा की जाती है। तो ये प्रश्न था 2016 का, ठीक है ना। तो गन्ना के लिए एफआरपी होता है और तोरिया और छिले हुए नारियल के लिए भी होता है। चलिए आगे चलते हैं, इसको देखते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं आती है, बताइए। तो इसमें जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य में तंबाकू नहीं आता है और सब्जी और फल भी नहीं आते हैं।
सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत। तो ए और सी दोनों ऑप्शन इसका आंसर दे रहा है। तो चलिए तंबाकू का न्यूनतम समर्थन का, तंबाकू का रेट खूब बढ़ाओ ताकि तंबाकू खाने वाले लोग कम खाए पिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। किसानों की उनकी फसलों का उचित एवं लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार प्रति वर्ष 2 मुख्य फसल रबी और खरीफ के दौरान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की थी, जो किसानों की उनकी फसलों की न्यूनतम गारंटी के रूप में होता है। दिए गए विकल्पों में तंबाकू तथा सब्जी फल न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं आते, जबकि शेष सम्मिलित हैं। नोट: आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा तंबाकू के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किया है, क्योंकि देखिए भैया आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर जिला है वहाँ पर तंबाकू की खेती होती है। केंद्र सरकार द्वारा जारी 25 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में तंबाकू शामिल नहीं है, लेकिन नीति आयोग की एक रिपोर्ट में तंबाकू को उल्लेख मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ फार्मर्स। तो चलिए तंबाकू और सब्जी फल, आंध्र प्रदेश का जो है गुंटूर जिला, उधर जो है खूब तंबाकू की खेती होती है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, बताइए। ये है 2015 का क्वेश्चन, आपको बताना होगा लेटेस्ट। तो चलिए हम लोग लेटेस्ट देख लेते हैं। 2020-21 में धान का, सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? 1868 रुपये प्रति कुंटल। और ग्रेड ए माने अच्छे का 1888 रुपये। इसको आप याद रखिए, आपसे यही पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा आपसे। और हम लोग देखे थे कि गेहूं का कितना हो गया था 20-21 के लिए, 1975 हो गया था गेहूं का, 1975 रुपये। तो चलिए इसमें जो है ये पूछा है, ये 2015 क्वेश्चन है, तो उसके अनुसार इसका आंसर कर दीजिए। इसका आंसर जो है दिया है 1410 रुपये। इसको मत याद रखिए, इसको याद रखिए 1868 और 1888 धान के लिए और 1975 गेहूं के लिए, इसको याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। ये 1500 इस समय, उस समय था इतना, ठीक ना। और 20-21 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार से 1868, 1888 प्रति कुंटल। एक कुंटल में कितना किलो होता है बताइए? 100 kg होता है। अठारह सौ 1888, 1975 याद रखिए, 1975 था ये। यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा 1868, 1888, 1975। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है, बताइए। जो लोग खेती बाड़ी से जुड़े होंगे उनको मालूम होगा, मिश्रित खेती में खेती के साथ साथ किसान पशुपालन करते हैं, तो पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करने को क्या कहते हैं? मिश्रित खेती कहते हैं। अब 2 या 2 से अधिक फसल वसल मत करने लगेगा, ठीक है ना। यही होता है, पशुपालन और फसल उत्पादन को मिश्रित खेती कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इसे मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। भूमि के उसी टुकड़े पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाने की पद्धति मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिश्रित फसल कहलाती है। तो एक साथ 2 फसल को, जैसे आप देखेंगे कि जब मटर बोया जाता है, मटर, तो मटर के साथ साथ सरसों भी बोई जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? मिश्रित फसल कहते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग। गेहूं में भी इसको कर दिया जाता है। तो उसी तरह से जबकि मिक्स्ड फार्मिंग में जो है खेती के साथ साथ पशुपालन किया जाता है।
इनमें से कौन सा भारत की कृषि विपणन की मुख्य दोषों में से एक नहीं है? कृषि विपणन की मुख्य दोषों में से एक नहीं है, बताइए कौन सा दोष नहीं है, बताइए। तो देखिए, भंडारण सुविधा की कमी, ये तो है भैया, भारत में भंडारण सुविधा की कमी है। इसी का फ़ायदा उठाते हैं व्यापारी बिचौलिए, किसानों से खरीद लेते हैं, उसको स्टोर में स्टोरेज कर देते हैं, फिर से उसको महंगा करके बेचते हैं। परिवहन की भी कमी है, और यहाँ पर मार्केट इंटेलिजेंस की भी कमी है, लेकिन अनुकूल मंडी की कमी नहीं है। मंडी में तो आप ले जाके बेच दीजिए, ठीक है ना, मंडी में बेच देंगे और फिर से व्यापारी खरीद लेगा आपसे। व्यापारी खरीद कर तब वो ले जाएगा स्टोर में, स्टोर में ले जाएगा, फिर आपको महंगी कीमत पर निकाल के थोड़ा थोड़ा बेचेगा, ठीक है ना। तो ये जो है ये दोष नहीं है, अनुकूल मंडी है। चलिए आगे चलते हैं। ये युवा कल्याण अधिकारी का एक पेपर था जिसका रिजल्ट आ चुका है और लड़कों को अभी हाल ही में ज्वाइनिंग दी गई थी। भारत की सुविधा की, भंडारण की सुविधा की कमी, परिवहन की कमी, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी कृषि विपणन की मुख्य दोषों में शामिल है, जबकि अनुकूल मंडी कृषि विपणन के लिए लाभकारी है। अनुकूल मंडी जो है कृषि विपणन के लिए लाभकारी है। और परिवहन की, भंडारण की सुविधा में कमी, परिवहन की कमी, इंटेलिजेंस की कमी, ये सब जो है कृषि मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए क्या है, हानिकारक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है, बताइए। स्पाइन जो है भाई, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा है? तो भैया कृषि क्षेत्र है, इसी में तो ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। 50% लगभग जनसंख्या, नहीं 50 लिखिए, हम एग्जैक्ट लिखते हैं ताकि आपको सही मालूम चले। 49% लगभग जनसंख्या जो है भारत की कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। ये क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो इतनी ज़्यादा जनसंख्या को क्या दे रहा है, रोजगार दे रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि जनसंख्या का लगभग 49% भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। 49% जनसंख्या जो है भैया कृषि पर निर्भर है। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन जब का इसका जीडीपी में योगदान कितना हो जाता है, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। और जीबीए में 16.1%। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, बताइए। प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो अन्य उद्योगों को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, बताइए। तो जितने भी उद्योग हैं सब कृषि पर ही आधारित हैं। आप बिस्कुट खाते हैं, गेहूं से बनता है, जितने भी आप उठा करके देखेंगे तो जितने भी उद्योग हैं सब कृषि पर आधारित हैं। सबको जो रॉ मटेरियल जो है कृषि से ही मिलता है। तो कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, उद्योग जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और सर्विस जो है, सर्विस सेक्टर जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां जैसे कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन आदि आते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, विनिर्माण। एवं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन हो गया, सेवा होगी। ये पूछता है, ठीक है ना। तो जितने उद्योग और कल कारखाने हैं ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गए, और जितने सर्विस सेक्टर हैं वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गए। और सबसे ज़्यादा योगदान जो है सर्विस सेक्टर का ये 54 कुछ % था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 14-15 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन था। तो हमको 14-15 का नहीं बताना, हमको तो भैया आगे परीक्षा देना तो लेटेस्ट देखना होगा। लेकिन आइए देख लेते हैं। 14-15 में था 257 मिलियन टन कुल खाद्यान्न उत्पादन, इतना अनाज उत्पादित हुआ। लेकिन हम लोग देखेंगे लेटेस्ट आंकड़ा, चलिए अभी एक्सप्लेनेशन में सब बताएगा।
हम लोग देखिए ये सब देख के दिमाग में कूड़ा कंजस भरना नहीं है, ठीक ना। देखिए आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार इतने में कुल खाद्यान्न उत्पादन 285 मिलियन टन और 2020 में जारी 19-20 के लिए चतुर्थ अग्रणी अनुपात का कुल खाद्यान्न उत्पादन 204 मिलियन टन अनुमानित है। तो 18-19 में जो था 285 हो गया था और 19-20 में जो है 296.65 मिलियन टन अनुमानित है। 296.65 मिलियन टन। तो इतना आप याद रखेंगे ना तो आप गेस कर लेंगे। कम से कम 296 से 257 पर तो नहीं जाएंगे, इसी के आसपास आप टिक करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 17-18 के दौरान भारत में खाद्यान्न उत्पादन की अनुमानित मात्रा कितनी है बताइए। 17-18 में 17-18 में तो 17-18 में ये हो गया 27,95,10,000 टन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसको देखिए यहाँ पर लिख रहा है मिलियन टन, लगभग 80 के बराबर है। एक मिलियन में कितना होता है? 10 लाख होता है। वही जब 10 लाख का इसमें गुणा कर देंगे तो देखिए 2, 7, 9, 5 एक सब इधर निकल के आ जाएंगे और ये 4 ठो जीरो बढ़ जाएगा जो बाद में चलिए भैया इसको देख लीजिए। 19-20 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन इतने मिलियन टन अनुमानित है। तो 296.65 मिलियन टन अनुमानित है। इसी को याद रखिए, बार बार ये आएगा। और 1 मिलियन में 10 लाख होता है। कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 ने स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित किया है, बताइए। तो इसमें था, आप देख रहे हैं कि सब कुछ जीएसटी में शामिल है। तो जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 ने जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर से स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित किया है। अब स्वच्छ ऊर्जा उपकर के जगह पर आपको जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर लगाया जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर से स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित किया है। इस अधिनियम के तहत 13 उपकरों को समाप्त किया गया, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा उपकर, स्वच्छ भारत उपकर और संरचनात्मक उपकर। आप जानते हैं ना कि भारत सरकार टैक्स तो लगाती ही है। जैसे मान लिया आपको कह रही है कि भैया आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो आप जो है 5% टैक्स देंगे। अब सरकार कह दी कि भाई पर्यावरण के लिए 0.25% हम आपसे अधिशेष लेंगे, तो और भी चीज़ें जुड़ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपको टोटल आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा? 5.25% देना पड़ेगा। वो कह रहे कि टैक्स तो हम इतना ले रहे हैं, इतना हम पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए आपसे ले रहे हैं, क्योंकि आप जो पैसा कमा रहे हैं उसमें कुछ जो है पर्यावरण को नुकसान भी तो हो रहा होगा। तो 13 उपकरों को समाप्त कर दिया गया और जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर में के रूप में आपसे वसूला जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश है। कौन सा देश जीडीपी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है, बताइए। तो जीडीपी में दूसरे स्थान पर चीन है। ये देखिए 2019 के जीडीपी, समझ रहे हैं, पैसा। तो दूसरा स्थान पर चीन है, पहले स्थान पर अमेरिका है। चलिए आगे चलते हैं। किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं
एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। एक साल में जितनी वस्तुएं और सेवाएं होंगी आपके देश में, उनका जो मूल्य होगा, मौद्रिक मूल्य होगा, उसी को जीडीपी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश है, जबकि द्वितीय स्थान पर कौन है? चीन है। इस श्रेणी में भारत किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर। इस स्थान में और बीच में कोरिया और जापान तो जरूर आएंगे। महात्मा गांधी भारत के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी किसके विरुद्ध थे बताइए? महात्मा गांधी चाहते थे कि औद्योगिकरण ना हो, मशीनीकरण ना हो, ठीक है ना, ताकि कॉमन लोगों को हाथ से, जैसे आज कब देख रहे हैं कि जैसे आजकल मशीनीकरण हो गया, जैसे जेसीबी आ गई है। जेसीबी क्या करती है कि जितने मान लीजिए कि 100 मजदूर मिल करके जितना 10 घंटे में काम करेंगे, जेसीबी उतना लगभग जो है आधा घंटा इसको लगेगा, 30 मिनट लगेंगे। तो अब क्या हुआ? अब जेसीबी आ गई तो इन 100 लोगों का मजदूरी मारा गया ना। कम से कम ये 100 लोग मजदूरी करते तो इनका परिवार का पालन पोषण होता। तो ही महात्मा गांधी जो है मशीनीकरण के विरुद्ध थे। तो इसमें मंद औद्योगिकरण, तीव्र औद्योगिकरण के ब्रिटिश पद्धति, औद्योगिकरण के ही विरुद्ध थे। महात्मा गांधी जो है औद्योगिकरण के ही विरुद्ध थे। चलिए आगे चलते हैं। महात्मा गांधी किसी भी देश में औद्योगिकरण के सिद्धांत के विरोधी थे, ठीक है ना। ये महात्मा गांधी की थियरी है। अब भाई चाहे जैसी भी उसमें कमी बेसी आप मत निकालिए, उनकी थियरी उनके अनुसार पढ़ना होगा। वह कुटीर उद्योगों का समर्थन करते थे, वो छोटे छोटे उद्योगों का समर्थन करते थे। हथकरघा उद्योग, कृषि में मजदूरों के या मानव का प्रयोग कर समर्थन करते थे। वह कुछ बड़े उद्योगों की आवश्यकता को स्वीकार करते थे, लेकिन वे भी पूंजीवादी पद्धति के विपरीत ट्रस्टी सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए। इस प्रकार उपयुक्त सभी विकल्प क्या है? गलत है, ठीक है ना। वह कुछ बड़े उद्योगों की आवश्यकता को स्वीकार करते थे, लेकिन वे पूंजीवादी पद्धति के विपरीत ट्रस्टी सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए। ये नहीं कि वो कहते थे कि कुछ उद्योग हो जाए, लेकिन वो पूंजीवादी पद्धति पर नहीं होना चाहिए कि हमें लाभ कमाना है, एक ट्रस्ट के रूप में होना चाहिए। अब क्या करें? प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है। देखिए विकल्प क्या है, तो चलिए तीव्र, माने इसको यही मान लीजिए कि भाई महात्मा गांधी मानते थे। भाई इसको ये भी देखना है कि UPSSI क्या मान रहा है, आप समझेंगे। ठीक है कि आपके अनुसार इसमें कोई विकल्प सही नहीं होगा, लेकिन अगर UPSSI इसी को मान लेगा तो भाई मानना है तो इसी को मान भी सकता है। तो आप ये भी समझिए कि क्या, क्योंकि परीक्षा में आपको कोई ना कोई तो ऑप्शन टिक करना होगा ना। तो UPSSI के अनुसार महात्मा गांधी जो तीव्र औद्योगिकरण के विरोधी थे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। मूल लेखांकन समीकरण क्या है बताइए? मूल लेखांकन समीकरण क्या है? मंडी परिषद में पूछा गया है। तो मूल लेखांकन समीकरण जो है, संपत्ति बराबर देयता प्लस शेयरधारकों का हिस्सा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। याद कर लीजिए, सब कॉमर्स के क्वेश्चन हैं। मूल लेखांकन समीकरण में संपत्ति बराबर देयता प्लस शेयरधारकों का हिस्सा। चलिए आगे चलते हैं, इसको याद ही कर लीजिए, ठीक है ना। ये कॉमर्स का क्वेश्चन है। मूल लेखांकन समीकरण संपत्ति बराबर देयता प्लस शेयरधारकों का हिस्सा, अर्थात यह किसी व्यक्ति या व्यवसाय की संपत्ति, देनदारियों और मालिक की इक्विटी के बीच का संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। इसे बैलेंस शीट समीकरण भी कहा जाता है। कुल संपत्ति, देयता प्लस शेयरधारकों का हिस्सा, इसे बैलेंस शीट समीकरण भी कहा जाता है। इक्विटी शेयर कैपिटल से
निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को कहा जाता है? ये सब कॉमर्स के क्वेश्चन हैं। पूंजी लाभ अनुपात, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को, निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को क्या कहा जाता है? पूंजी लाभ अनुपात कहा जाता है। देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को पूंजी लाभ अनुपात कहा जाता है। पूंजी लाभ अनुपात कैपिटल गियरिंग रेशियो को वित्तीय लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज के रूप में भी जाना जाता है। बस तो यह एक तरह का ऋण का स्तर है जो एक कंपनी संपत्ति का अधिग्रहण करने या इसके संचालन के लिए उपयोग करती है। ये सब कॉमर्स के क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है तो क्या करेंगे आप? देखिए, 17-18 के दौरान भारत में तीसरा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक कौन सा है? ये प्रश्न जो है आप एकदम करंट से जोड़ करके हमेशा इसको तैयार रखिए कि भाई आपके देश में सबसे एफडीआई कहाँ से ज़्यादा आ रही है? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है कहाँ से आ रही है? तो ये जो पूछ रहा है तो ये 17-18 के बारे में पूछ रहा है, तो नीदरलैंड था। चलिए आगे देख लेंगे। वर्ष 19-20 के अनुसार सिंगापुर व मॉरिशस क्रमशः पहले व दूसरे स्थान पर हैं। हमको भैया यही याद करना है। 19-20 के अनुसार सिंगापुर पहले और मॉरिशस दूसरे। तो एफडीआई समझ रहे हैं ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बताइए, दुनिया में इतने अमीर अमीर देश पड़े हुए हैं, लेकिन आपके यहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ से हो रहा है? सिंगापुर और मॉरिशस से। इसका पीछे कारण क्या है कि आपके देश से जो नेता हैं, आपके देश से जो नेता हैं लूट करके अपना धन यहाँ भेज देते हैं। यहाँ भेज दिए और यहाँ के लोगों को, यहाँ की कंपनियों को कहे कि भैया आके तुम भारत में निवेश कर दो। यही इसका कारण है, ठीक ना। तो 19-20 के दौरान सिंगापुर और मॉरिशस क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर। इसी को याद रखिए, यही पूछा जाएगा आपसे। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? बताइए। ये ठीक है, 2016 का क्वेश्चन है। अब तो 15वां वित्त आयोग भी गठित हो गया है। वैसे हम लोग को 15वां ही देखा जाएगा, लेकिन 14वां देख लेते हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये एकदम, ये भी पेट क्वेश्चन है, याद रखिए हमेशा। तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई.बी. रेड्डी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। 14वां वित्त आयोग वर्ष 2013 में वाई.बी. रेड्डी की अध्यक्षता में गठित हुआ। 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल 15 से 20। उल्लेखनीय है कि वित्त आयोग का प्रमुख कार्य केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा करना है। इस संदर्भ में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह, ये याद रखिए, एन.के. सिंह को याद रखिए आप, ठीक ना। वित्त आयोग क्या कहता है? आप देखते हैं कि कुछ टैक्स केंद्र वसूल करता है और कुछ टैक्स राज्य वसूल करते हैं। तो वित्त आयोग बताता है कि भाई केंद्र जो पैसा वसूल कर रहा है उसमें राज्यों की हिस्सेदारी कितनी होगी और केंद्र की हिस्सेदारी कितनी होगी, किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा, ये वित्त आयोग बताता है, ठीक है ना। तो 14वें का वाई.बी. रेड्डी याद कर लीजिए, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। वैसे भाई पूछ लेगा, कौन जानता है कि आप 14वें पूछ ले, तो वाई.बी. रेड्डी भी याद रखिए, एन.के. सिंह भी याद रखिए। और 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल 15 से 20, 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है। और ये 15वां जो देख रहे हैं, तब ये 2021 चल रहा है। तो ये एक आयोग का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही दूसरा गठित कर दिया जाता है। तो इसका कार्यकाल कितना होगा? 21 से 26 होगा। भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष की गई थी? बताइए। ये सब क्वेश्चन पूछेगा आपसे। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1977 में।
ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए सब। देखिए वो जो पर डे चेंज हो रहे हैं उनको याद करना मुश्किल है, हाँ उनको भी अनुमान में लगाए रहिए। लेकिन भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1977 में। 6 आर्थिक जनगणनाएं संचालित की हैं। पहली आर्थिक जनगणना 1977 में, दूसरी आर्थिक जनगणना 1980 में, तीसरी आर्थिक जनगणना 90 में, चौथी जनगणना 98 में, पांचवी आर्थिक जनगणना 5 में और छठवीं आर्थिक जनगणना 2013 में और सातवीं आर्थिक जनगणना 19 में शुरुआत त्रिपुरा से हुई है। तो सातवीं आर्थिक जनगणना जो है त्रिपुरा से शुरू हो गई है 2019 में, ठीक ना। तो 1977 में CSO केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने, अच्छा मंत्रालय CSO नहीं है, चलिए तो ये CSO नहीं होगा यहाँ पर। तो 1977 में पहली आर्थिक जनगणना की गई थी, दूसरी 1980, तीसरी 1990, ऐसे ऐसे करके देख लीजिएगा। किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसको स्थापित किया गया था? बताइए। किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसको सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसको स्थापित किया गया था? बताइए। तो ये था नाफेड। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नाफेड। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नाफेड का भी फुल फॉर्म याद रखेंगे, अभी चलिए वहाँ पर मालूम चलेगा एक्सप्लेनेशन में। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नाफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। नाफेड की स्थापना कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, जिससे किसानों को लाभ मिल सके। तो पहले तो नाफेड की स्थापना कब की गई थी? नाफेड की स्थापना जो है कब की गई थी बताइए? 1958 को। 2 अक्टूबर गांधी जयंती। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 72 का आंसर करिए। भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन है जो कृषि विपणन में शामिल है। इनमें कौन सा एक संगठन शामिल नहीं है? बताइए। इनमें से कौन सा एक जो शामिल नहीं है कृषि विपणन मार्केटिंग? मार्केटिंग में कौन शामिल नहीं है बताइए? तो भारतीय कपास निगम शामिल है, भारतीय खाद्य निगम ये भी शामिल है, और भारतीय लागत और कीमत आयोग ये भी शामिल है। भारतीय कृषि निगम शामिल नहीं है। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय कपास निगम, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कृषि लागत एवं कीमत आयोग भारत सरकार के केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में संलग्न है। चलिए और चलते हैं। कब भारत सरकार ने किसानों को यूरिया सब्सिडी बढ़ाकर 2020 तक कर दी? बताइए। 18 का क्वेश्चन है। कब बढ़ाए थे? तो 2018 में यूरिया सब्सिडी बढ़ाकर 2020 तक कर दिया। अभी देखिए कि खूब प्रचार हो रहा था कि मैंने खाद का सब्सिडी इतना बढ़ा दिया, मोदी सरकार प्रचार कर रही थी। भारत सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली यूरिया
सब्सिडी को 2018 में बढ़ाकर 2020 तक कर दिया। 2020 के समय यूरिया सब्सिडी की अनुमानित राशि जो है 71,309 करोड़ रुपये निर्धारित की थी, जिसमें यूरिया 47,850 करोड़ रुपये है, जिसमें यूरिया सब्सिडी उर्वरक सब्सिडी कितना हो गया 71,309 करोड़ 2021 के अनुसार। इसको तो याद रख लीजिए। 2021 के अनुसार उर्वरक सब्सिडी हो गया 71,309 करोड़, जबकि यूरिया सब्सिडी कितना हो जाएगा 47,805 करोड़ 47,805 करोड़। तो ये हो गया यूरिया सब्सिडी। जबकि यूरिया सब्सिडी तो क्योंकि खेतों में यूरिया का उपयोग ज़्यादा होता है, ये लेटेस्ट डाटा, इसको याद रखिए। प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इसमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुल प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को जाना जाता है। बताइए। तो इसको जो है कहते हैं अंतर्निहित बेरोजगारी। जैसे कृषि क्षेत्र में जो हम लोग देखे हैं कि 49% लोग लगे हुए हैं, और जैसे मान लें कि आपके घर पर ही जैसे 4 लोग खेती में लगे हुए हैं और 2 बीघा खेत है, 2 हेक्टेयर खेत है, तो क्या होता है कि खेती के समय जब होता है तो कुछ 10 दिन तो काम चलता है, बाकी के दिन जो है लोग बैठ करके खाते हैं। इस 2 हेक्टेयर खेती पर एक आदमी भी आराम से खेती कर सकता था, तो 3 आदमी जो है इसमें जो है बेरोजगारों की तरह उसमें लिपटे हुए हैं, छुपे हुए हैं, ठीक ना। तो अंतर्निहित बेरोजगारी कहते हैं इसको, या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अंतर्निहित या प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है इसको। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए, अंतर्निहित बेरोजगारी में प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में अधिकतर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि उनमें से कुछ श्रमिक स्थानांतरित भी कर दिए जाएं तो कुल प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। अंतर्निहित बेरोजगारी परिलक्षित होती है। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक अंतर्निहित बेरोजगारी परिलक्षित होती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है तो महात्मा गांधी जो है मशीनीकरण के विरोधी थे। मशीनीकरण और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग, ये महात्मा गांधी का विचार नहीं है। बाकी जो गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, ये सही है। विकेंद्रीकरण और कुटीर उद्योग, ये भी सही है। गांव सर्वोदय का पुनर्जन्म, ये सभी महात्मा गांधी के विचार है, आर्थिक विचार। लेकिन महात्मा गांधी मशीनीकरण के विरोधी थे। महात्मा गांधी उद्योगों में दीर्घ मशीनीकरण और नवीनतम तकनीकी के अधिकतम उपयोग के प्रबल विरोधी थे। महात्मा गांधी प्रमुख आर्थिक विचार निम्न है: गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, अर्थात बिना किसी जीव जंतु को नुकसान पहुंचाए आर्थिक क्रियाकलापों की बढ़ोतरी, शासन प्रशासन का विकेंद्रीकरण अर्थात सभी की भागीदारी को बढ़ाने के पक्षधर, लघु एवं कुटीर उद्योग के समर्थक, बिना रोजगार उपलब्ध कराना, गांव का सर्वोदय अर्थात प्रोत्साहन किए बिना रोजगार उपलब्ध कराना। आजकल देखते हैं कि हम लोग रोजगार की तलाश में कहाँ जाते हैं? शहरों में जाते हैं। गांव से लोग जो है शहरों में जाते हैं, उसीलिए कह रहे हैं कि गांव का सर्वोदय। चलिए और आगे चलते हैं। कलकत्ता अब कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की?
अच्छा क्वेश्चन है। तो पीसी महालनोबिस, पहले इसका मुख्यालय जो कलकत्ता में था, तो इसकी स्थापना जो पीसी महालनोबिस की है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना पीसी महालनोबिस ने की थी। जिसकी स्थापना 1931 को कलकत्ता में हुई थी। इसके 4 केंद्र दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और तेजपुर में अवस्थित हैं। ठीक ना। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 1931 में पीसी महालनोबिस एक महान सांख्यिकीविद थे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 1931 में हुआ था कलकत्ता में, अब कोलकाता कहा जाता है। निम्नलिखित में से देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार कौन है बताइए? तो भारत है। और इसका कारण क्या है जानते हैं क्या है? जैसे अमेरिका में क्या है कि खेती बड़ी बड़ी है, तो एक आदमी अगर ट्रैक्टर खरीदा तो अपना पूरा खेत जोत लेगा। लेकिन भारत में क्या है कि ये खेत बटे हुए हैं, इतने खेत एक किसान के पास है, इतना एक इतने, तो ये चारों ट्रैक्टर खरीदेंगे, अपने अपने खेत की जुताई के लिए चारों खरीदेंगे। ट्रैक्टर आधुनिक कृषि के उपयोग आने वाला प्रमुख उपकरण है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। आज भारत में ट्रैक्टर बनाने वाली अनेक कंपनियां हैं तथा कृषि में ट्रैक्टर का भरपूर उपयोग हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर प्लांट होशियारपुर पंजाब में है। सबसे बड़ा ट्रैक्टर प्लांट होशियारपुर पंजाब में है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अपेडा का विस्तृत रूप क्या है? ग्राम विकास परीक्षा 2018 देखते रहिए। अपेडा का विस्तृत रूप क्या है ये आपको बताना है। अपेडा का विस्तृत रूप है कृषि और प्रसंस्करण, खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन डी इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। महत्वपूर्ण है, अपेडा याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। अपेडा का विस्तृत रूप एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसकी स्थापना वर्ष 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन भारत सरकार द्वारा की थी। अपेडा की स्थापना कब हुई है? 1985 में। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है बताइए? क्वाइंस। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है तो बताइए? जितने सिक्के होते हैं वो भारत सरकार बनाती है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार भारत सरकार के पास है। सिक्कों के निर्माण का दायित्व समय समय पर यथासंभव सिक्का निर्माण 1906 के अनुसार है, भारत सरकार का है। विभिन्न मूल्य वर्ग के सिक्कों का अभिनव तैयार करने और उनकी ढलाई करने का दायित्व भी भारत सरकार का है। सिक्कों की ढलाई भारत सरकार के 4 शहरों में स्थित टकसालों तथा मुंबई, कहाँ किए थे? मुंबई में, अलीपुर कोलकाता, सैफाबाद हैदराबाद में, चेरियापल्ली हैदराबाद, नोएडा
उत्तर प्रदेश। तो मुंबई में 1, 2, 3, 4 और 5, ये तो 5 दे दिया। अच्छा 4 शहर दे रहा है ना, 4 शहर तो हैदराबाद, ये सैफाबाद और चेरियापल्ली एक ही शहर में हो गए। 5 जगहों पर लेकिन 4 शहरों में, मुंबई में, कोलकाता में अलीपुर में, सैफाबाद, चेरियापल्ली और नोएडा उत्तर प्रदेश में सिक्के किए जाते हैं, याद रखिए। कौन सा बैंक और उनकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है? बैंक और उनकी टैगलाइन। जीएस अथाह सागर है, कुछ भी घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। तो बैंक और उनकी टैगलाइन के बीच असंगत मिलान है भारतीय स्टेट बैंक, ए बैंकर टू एवरी इंडियन। ये बात सही है। अब देखिए कोटक महिंद्रा, लेट्स मेक मनी सिंपल, ये भी सही है। देना बैंक, ट्रस्टेड फैमिली बैंक, ये भी सही है। पंजाब नेशनल बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी, ये नहीं है। ये पंजाब नेशनल बैंक का नहीं है। देखिए पंजाब नेशनल बैंक का क्या नाम है, जिस नाम से आप बैंक पर नेम यू कैन बैंक अपॉन, जिस नाम से आप बैंक कर सकते हैं। तो इसमें जो है ये नहीं मिला हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन है, जिस नाम से आप बैंक कर सकते हैं, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, न कि बढ़ती की नाम। 2019 में देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया था, ठीक ना। देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया था। और स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की थी, बताइए कैसी? विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डिसेंट्रलाइज्ड। महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। उनका मानना था कि गांवों के विकास से ही देश का विकास संभव है। यही कारण है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए वे कुटीर उद्योग पर जोर देते थे। गांवों के विकास से ही देश का विकास संभव है। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में कौन 2 कृषि उत्पाद हैं निर्यात की जाने वाली, बताइए। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से 2 कृषि उत्पाद हैं, चावल और चीनी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चावल, मसाले, कृषि संबद्ध उत्पादों में चावल, मछली, मांस, मसाले, कच्चा कपास, सिर निर्यात की जाने वाली वस्तुएं हैं, ठीक है ना। कृषि संबद्ध उत्पादों में चावल, मछली, मांस, मसाले, कच्चा कपास, शीर्ष निर्यात की जाने वाली वस्तुएं हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई है, बताइए। भैया वो अपना विकास प्रसन्नता से मापता है। जैसे आप देख रहे हैं कि जीडीपी चलता है ना, जीडीपी, तो वो कौन सा देश है जो सकल घरेलू प्रसन्नता, अपने देश के लोगों की प्रसन्नता को भी मापता है। उसके देश के लोग कितने प्रसन्न हैं, अगर प्रसन्न है तो ठीक है। तो ये जो है भूटान द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। सकल घरेलू प्रसन्नता GNH हैप्पीनेस 1972 में भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगिये वांगचुक के द्वारा विकसित की गई
प्रसन्नता अच्छा लगने की मानसिक या भावनात्मक अवस्था है। प्रसन्नता अच्छा लगने की मानसिक या भावनात्मक अवस्था है जिसे संतुष्टि से लेकर तीव्र लालसा तक की कई सकारात्मक या खुशनुमा भावनाओं से परिभाषित किया जाता है। ठीक है ना। तो ये भूटान द्वारा 1972 में शुरू की गई, इसको सब ऐड कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। किस देश ने 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को अपना वित्तीय वर्ष नहीं बनाया? किस देश ने 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को अपना वित्तीय वर्ष नहीं बनाया है, बताइए। अमेरिका। अमेरिका जो है अपना वित्तीय वर्ष कब मनाता है, कब से कब तक मानता है? 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक होता है। 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक अमेरिका मानता है। बाकी सब जो है जापान, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को ही वित्तीय वर्ष मानते हैं। चलिए, अमेरिका 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को अपना वित्तीय वर्ष नहीं मानता। अमेरिका का वित्तीय वर्ष है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर। अमेरिका का वित्तीय वर्ष है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर। चलिए आगे चलते हैं। रेग्जिट क्या है? रेग्जिट क्या है? तो रेग्जिट जो है रघुराम राजन का आरबीआई गवर्नर से हटना। रघुराम राजन का आरबीआई गवर्नर से हटना को रेग्जिट नाम दिया गया न्यूज़पेपर्स के द्वारा। रेग्जिट जो है रघुराम राजन का भारतीय रिजर्व बैंक से हटने को मीडिया द्वारा दिया गया शब्द है। ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर होने पर ब्रेग्जिट शब्द का प्रयोग किया था। संभवतः रेग्जिट शब्द को रघुराम राजन द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के दूसरे कार्यकाल के लिए मना कर देने पर प्रयोग में लाया गया। तो जिस प्रकार से ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ तो उसको ब्रेग्जिट नाम दे दिया गया, उसी प्रकार से आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन जब आरबीआई से दूसरे कार्यकाल से मना कर दिए, खुद रघुराम राजन ही मना कर दिए, तो उसको रेग्जिट नाम दिया गया था, रेग्जिट। चलिए आगे चलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है, बताइए। इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यह भारत सरकार का फ्लैगशिप वार्षिक दस्तावेज है जो विगत 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में घटनाक्रमों की समीक्षा करता है, प्रमुख विकास कार्यक्रमों के निष्पादन का सार प्रस्तुत करता है और सरकार की नीति पहलों तथा अल्पावधि में मध्यावधि अर्थव्यवस्था के समारोह पर विधिवत प्रकाश डालता है। इस दस्तावेज को बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। इस दस्तावेज को बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आर्थिक आसूचना परिषद का अध्यक्ष कौन है? 87 EIC आर्थिक सूचना आसूचना परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है वित्त मंत्री होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आर्थिक आसूचना परिषद EIC भारत में आर्थिक अपराधों का मुकाबला करने की सर्वोच्च संस्था है। इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। EIC आर्थिक आसूचना परिषद आर्थिक अपराधों का मुकाबला करने की सर्वोच्च संस्था है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर करिए फटाफट।
भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन कौन कौन से सुझाव दिए हैं? इससे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, गलत है, नहीं, यहाँ पर गलत करिए, इसे जन उन्मुख होना चाहिए, ये बात सही है। सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, ये भी बात सही है। विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। तो 2, 3, 4 ये जो सही है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये जो है अमर्त्य सेन का भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में विचार है। चलिए आगे चलते हैं। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति हैं। उन्होंने लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। लोक कल्याणकारी ये भी पूछा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में उनका सुझाव है कि इसे जन उन्मुख होना चाहिए, जिसमें निर्धनों की सुरक्षा अहम है। जन उन्मुख होना चाहिए, जिसमें निर्धनों की सुरक्षा अहम है। इसके साथ ही वह भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के भी पक्षधर थे। चलिए और आगे चलते हैं। किस देश को भारत सबसे कम निर्यात करता है? तो भारत सबसे कम निर्यात करता है, बताइए। तो आयरलैंड को। अब ये जो है निर्यात रिपोर्ट आपको देखना पड़ेगा इसके लिए। चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो है इटली, इराक और इंडोनेशिया सब चर्चा में रहते हैं भारत के साथ, लेकिन आयरलैंड बहुत कम चर्चा में रहता है, ठीक ना। और आयरलैंड जो यूरोप में देखते हैं कि उधर है भी, तो कम निर्यात करता है भारत इसको। के अनुसार वर्तमान में आयरलैंड को भारत सबसे कम निर्यात करता है। प्रश्नकाल में भी भारत आयरलैंड को कम निर्यात करता था। तो आयरलैंड के साथ भारत का बहुत ज़्यादा निर्यात का व्यापार नहीं है। सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाली सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली HS निम्नलिखित में से किसके लिए लाभकारी होगी? बताइए। तो सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए सामानों का वर्गीकरण, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए सामानों का वर्गीकरण ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाली सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली, सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए सामानों का वर्गीकरण करने के लिए लाभकारी होती है। सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली, ये प्रणाली जो है किसके लिए लाभकारी हो? सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए। एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ा सकती है। एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ा सकती है क्या चीज़? बताइए। बेरोजगारी। बेरोजगारी जो है किसी देश में विदेशी आयात की निर्भरता बढ़ा सकती है। जब हमारे देश में बेरोजगारी होगी, इसका मतलब कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो हम चीज़ों को क्या करेंगे? आयात करेंगे। तो बेरोजगारी जो है एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ा सकती है। विदेशी आयात पर निर्भरता बेरोजगारी बढ़ा सकती है, बेरोजगारी बढ़ा सकती है। वहीं एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी निर्यात में वृद्धि, नियोजन या रोजगार के नए अवसर उत्पन्न कर सकती है। भाई जब निर्यात होगा तो इसका मतलब कि खूब सामान बनेंगे और देश में लोगों को रोजगार मिलेगा, और ज़्यादा चीज़ें आयात होने लगेंगी तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। किस मद के आयात का मान सबसे अधिक है? बताइए। विकल्पों में से किस मद के आयात का मान सबसे अधिक है? आयात
मशीन के उपकरण जो भारत में आते हैं इनका मूल्य जो है सबसे अधिक है। मैंने यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ चांदी का अखबारी कागज वनस्पति तेल ये नहीं है। मशीन के उपकरण ज़्यादा क्या करते हैं आयात किए जाते हैं। मशीन के उपकरण मद के आयात का मान सबसे अधिक है। 1,37,200 इतने करोड़ रुपए का उपकरण का आयात किया गया, दूसरे देशों से भारत में लाया गया। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकरण किसे प्राप्त है बताइए। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए बताइए, शेयर बाजारों के लिए कौन है? तो शेयर बाजारों के लिए सेबी का नाम सुने होंगे, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकार किसे प्राप्त है? तो ये हो गया सेबी को प्राप्त है। चलिए आगे चलते हैं। सेबी को प्राप्त है। सेबी की स्थापना 1992 में के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। इसको याद रखिए, सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992। सेबी की स्थापना जो है 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं, कौन है बताइए? 94 का। तो इसमें जो है जेके मेहता, प्रोफेसर जेके मेहता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखकर प्रोफेसर जेके मेहता वास्तविक सुख को प्राप्त करने के लिए आवश्यकताओं को न्यूनतम करने और अंत में उनको समाप्त करने की सलाह दी है। प्रोफेसर जेके मेहता कहते हैं कि अगर आपको सुखी रहना है तो अपनी आवश्यकताओं को कम करिए और अंत में हो सके तो उनको समाप्त कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये प्रोफेसर मेहता जेके मेहता कह रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है बताइए? ये जो कथन है जेबी से का कथन है। कह रहे हैं कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। इसी सिद्धांत पर चाइना काम करता है कि डंपिंग करो भैया, लोग खुद ही खरीदेंगे। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन परंपरागत अर्थशास्त्री जेबी से का है। नाम भी लिखा हुआ परंपरागत अर्थशास्त्री जॉन बाप्टिस्ट से का है। परंपरागत अर्थशास्त्री जॉन बाप्टिस्ट से का है। अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है बताइए? माइग्रेशन तो अंतर्राष्ट्रीय दिया है ना, तो देशों के बीच लोगों का संचलन, माइग्रेशन। देशों के बीच लोगों का संचलन जो है माइग्रेशन कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। किसी देश के नागरिकों का रोजगार, परिवार, मनोरंजन, व्यापार, पर्यटन आदि के लिए अन्य देशों में आने जाने को अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन कहते हैं।
लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा और काम करता रहेगा तथा कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी। बताइए ये क्या कह रहा है। मंडी परिषद में खूब क्वेश्चन पूछे गए उठा उठा के इधर। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है, सी करेक्ट दे रहा है। सुनाम प्रतिष्ठान लेखांकन के अनुसार गोइंग कंसर्न, इसको अंग्रेजी में कहते हैं गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा और काम करता रहेगा तथा कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। गोइंग कंसर्न एक कंपनी के लिए एक लेखांकन सिद्धांत है जिसके पास संसाधनों का अनिश्चित काल तक संचालन जारी रखने की आवश्यकता होती है। जिसके पास संसाधनों का अनिश्चित काल तक संचालन जारी रखने की आवश्यकता है जब तक कि यह इसके विपरीत साक्ष्य प्रदान नहीं करता है। यह सिद्धांत एक कंपनी की क्षमता को संदर्भित करने या दिवालियापन से बचने के लिए पर्याप्त धन बनाने के लिए संदर्भित करता है। खूब पूछा है कॉमर्स और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन। ये भी देखिए मंडी परिषद का है। क्या कह रहा है कि खाता एक सामान्य बही खाता होता है जो लोगों के खाते के अलावा उनकी परिसंपत्ति और देयताओं से संबंधित होता है। तो इसमें जो दे रहा है उत्तर दे रहा वास्तविक खाता एक सामान्य बही खाता होता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्ति और देयताओं से संबंधित होता है। चलिए भैया पढ़ते रहिए। रियल अकाउंट एक सामान्य बही खाता होता है, वर्ष के अंत में बंद नहीं होता है। यह लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है। रियल अकाउंट को अस्थायी खाता भी कहा जाता है। रियल अकाउंट को अस्थायी खाता भी कहा जाता है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन आंसर करिए दोस्तों फटाफट। जब आप व्यावसायिक रूप से किसी से मिलते हैं तो निम्न में से कौन सी चीज आपके परिचय में शामिल नहीं होनी चाहिए। बताइए। जब आप व्यावसायिक रूप से किसी से मिलते हैं तो निम्न में से कौन सी चीज आपके परिचय में शामिल नहीं होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट 2018 का क्वेश्चन है। तो आपकी भूमिका या शीर्षक ये तो शामिल होना चाहिए। पसंद और नापसंद कोई इसको कह रहा है कि नहीं होगा। आपका व्यवसाय, व्यापार या उद्योग ये शामिल होना चाहिए। आपके व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण ये भी शामिल होना चाहिए। आपकी पसंद और नापसंद शामिल नहीं होनी चाहिए। जब आप व्यावसायिक रूप से किसी से मिलते हैं तो निम्न में से किसी चीज़ आपके परिचय में शामिल नहीं होनी चाहिए। तो आपकी पसंद और नापसंद। जब आप व्यवसाय रूप से किसी से मिलते हैं तो आपके व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण, आपका व्यवसाय शामिल नहीं होता है, जबकि आपकी पसंद और नापसंद आपके परिचय में शामिल नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है। सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ, ये अच्छा क्वेश्चन है। बताइए। सबसे अधिक पूंजी निवेश लौह इस्पात उद्योग में हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये आज का अंतिम प्रश्न था। चलिए आगे चलते हैं। भारत में लौह इस्पात उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है। लौह इस्पात उद्योग में। तो दोस्तों ये आज का अंतिम प्रश्न था। और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे, पहुंचता रहे। चलिए अब ये अर्थव्यवस्था ख़त्म हुई।
इसीलिए देख रहे हैं कि खुशी जो है आपको हमारे शब्दों में भी दिख रही होगी। चलिए दोस्तों, अंत में एक बार फिर आपको धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।